भारतीय राजनीति में लालू प्रसाद यादव या श्री नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान को आपने किस तरह के नेता के तौर पर देखा है? शायद एक ऐसे नेता जिनका ताल्लुक न सिर्फ गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि था बल्कि बेहद समान परिवार से आते थे। इसके बावजूद भी भारत की राजनीति में इस कदर छाया आने वाले भारतीय राजनीतिक इतिहास में इनकी गिनती दिग्गज नेताओं में होने लगी। देश और प्रदेश दोनों ही जगह सत्ता की राजनीति में इन नेताओं ने कई सुरमाओं को धूल चटा दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति में इन सितारों को इतनी प्रसिद्धि क्यों मिली? असल में सिर्फ गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामान्य परिवार होना ही इनमें कॉमन नहीं था, बल्कि इनमें एक और बात थी, इन सब में एक जैसी थी, और ये था कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई जाने वाली नेशनल इमरजेंसी से इन सभी को असल पहचान मिली थी। नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। इस दौरान इन नेताओं ने खुद को इतना तराशा कि सत्ता इन नेताओं के कदम चूम उठे। आपातकाल के बाद राष्ट्रीय राजनीति की दिशा में कैसी बदली और इन नेताओं ने कैसे एक नई राजनीति की शुरुआत की, आज हम आपको बताएंगे। कैसे एक व्यक्ति ने इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने पर मजबूर कर दिया। किस व्यक्ति ने श्रीमती गांधी को सलाह देते हुए कहा था कि देश को शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। इमरजेंसी वाली रात को अखबार वाले दफ्तर को बिजली क्यों काट दी गई, यह भी बताएंगे। तो आज के वीडियो में हम इमरजेंसी की चर्चा करेंगे जिससे इन नेताओं का उदय हुआ। अगर इंदिरा गांधी की बात करें तो उनको तब भी आज भी भारतीय राजनीति इतिहास के सबसे सख्त प्रशासकों में से एक माना जाता है। लेकिन किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि एक महिला प्रधानमंत्री रातों रात में ऐसा ऐलान कर देगी जिसे आजादी के बाद देश के इतिहास में काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा। असल में देश में इमरजेंसी नौबत कोई 1-2 महीने या 1-2 साल में नहीं आई। इमरजेंसी इतनी छोटी चीज भी नहीं है जिसकी पृष्ठभूमि कुछ 1 या 2 दिनों में तैयार हो गई। इसकी पृष्ठभूमि कई सालों तक तैयार हो रही थी। इंदिरा गांधी की सत्ता सालों से एक के बाद एक कई समस्याओं से घिरती जा रही थी। जब वह चौतरफा घिर गई, अपनी सत्ता के वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए इंदिरा गांधी लोकतंत्र की वह शिकारी बन गई जिसके तर्कस में आखिरी तीर के तौर पर सिर्फ इमरजेंसी ही बचा था। इंदिरा गांधी एक तरफ न्यायपालिका से टक्कर ले रही थी तो दूसरी तरफ राजनीति विरोधी हर मोर्चे पर उनकी सरकार को चुनौती पेश कर रही थी। 1966 में इंदिरा गांधी ने गद्दी संभाली और अगले ही साल न्यायपालिका से उनका टकराव शुरू हो गया। 27 फरवरी 1967 को गोलकनाथ मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बड़ी पृष्ठभूमि तैयार कर दी। चीफ जस्टिस सुब्बा राव नेतृत्व वाली एक खंडपीठ ने 6 बनाम 5 जजों की बहुमत फैसला दिया कि संसद में 2/3 बहुमत के बावजूद भी किसी भी संविधान संशोधन के जरिए मूलभूत अधिकारों प्रावधान को ना तो खत्म किया जा सकता है और न ही सीमित किया जा सकता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार कैसे इंदिरा गांधी निशाने पर थे, यह तब महसूस हुआ जब आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 तक को भी निलंबित कर दिया। इंदिरा गांधी संविधान के मूल ढांचे बदलाव के जुगाड़ में हमेशा लगी रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इसके खिलाफ अड़ा हुआ था। 1973 में केशानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि संविधान की कुछ मूलभूत चीजें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। जाहिर है इंदिरा के शीर्ष अदालत का यह फैसला अप्रिय लगा होगा। इसके बाद 2 और ऐसे मौके आए जब सरकार और अदालत आमने सामने थी। अमूमन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति सीनियरिटी के आधार पर की जाती है और मौजूदा वक्त में यही परंपरा है। लेकिन 1973 में इंदिरा गांधी सरकार ने 3 वरिष्ठ जजों को किनारा करके A.N. रे को चीफ जस्टिस बना दिया। इस फैसले को राजनीति से प्रेरित माना गया क्योंकि जिन 3 जजों को बाईपास किया गया था वह सरकार के खिलाफ फैसला दे चुके थे। सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के इतिहास में यह बहुत बड़ी घटना थी। न्यायपालिका से टकरार का अंतिम और बड़ा मामला 1975 के जून में सामने आया और यह आपातकाल के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। दरअसल तत्कालीन सरकार के गठन के लिए 1971 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी चुनकर आई थी। उस चुनाव से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण सिंह को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार मिली थी। लेकिन राजनारायण चुनावी प्रक्रिया और नतीजों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इंदिरा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। राजनारायण सिंह की दलील की थी
कि इंदिरा गांधी चुनाव में सरकारी मशीनरों का दुरुपयोग किया है, तय सीमा से अधिक पैसे खर्च किए हैं और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीका का इस्तेमाल किया गया है। देश में आपातकाल की नींव 1971 के आम चुनाव के बाद से ही रख दी गई, लेकिन 1975 आते आते इमारत बुलंद हो चुकी थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। उसने सत्ता के गलियारे में हलचल पैदा कर दी। कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया और उनकी जीत को रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि इंदिरा ने सरकारी मशीनरों के बलबूते चुनाव में जीत हासिल की थी। जिन 7 मुद्दों पर कोर्ट ने सुनवाई की थी, उनमें से 5 में इंदिरा को राहत मिली, लेकिन 2 मुद्दों पर वह घिर गई। इसमें यह बात सामने आई कि इंदिरा गांधी ने अपनी OSD यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यशपाल कपूर का चुनाव प्रचार में गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। कपूर 4 फरवरी 1971 को इंदिरा गांधी इलेक्शन एजेंट बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने पहले से ही चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया था। दूसरा आरोप यह साबित हुआ कि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने पाया कि सरकारी खर्चे पर इंदिरा के लिए मंच, शमियाने, लाउड स्पीकर आदि लगाए गए। लिहाजा कोर्ट ने द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत श्रीमती गांधी पर 6 साल का चुनाव लड़ने का पाबंदी लगा दी और उनके चिर प्रतिद्वंदी राजनारायण को चुनाव में विजय घोषित कर दिया। लेकिन कुर्सी का मोह ऐसा था कि श्रीमती गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। हालांकि श्रीमती इंदिरा गांधी के निजी सचिव रहे RK धवन इसके पीछे कुछ और ही वजह बताते हैं। उनके मुताबिक अदालत का फैसला आने के बाद इंदिरा इस्तीफा देने के लिए तैयार थी। इसके लिए उन्होंने इस्तीफा पत्र टाइप भी कर लिया था, मगर उस पर कभी भी उनका साइन नहीं किए थे। लेकिन अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए श्रीमती गांधी ने कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक बुलाई। बाबू जगजीवन राम अंतरिम प्रधानमंत्री चुनने के लिए इंदिरा के इस तरीके का विरोध किया। वो चाहते थे कि लोग इसके लिए वोट करें। ये बैठक बेनतीजा रही। बाबू जगजीवन राम विरोध ने इंदिरा का मन बदल दिया। ऐसे में इंदिरा ने इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जरूर दी। आपातकाल लगने से एक दिन पहले यानी 24 जून 1975 को इंदिरा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फैसला आया, जब तक मामला कोर्ट में चलेगा तब तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री अपने पद पर बनी रहेगी, लेकिन उन्हें संसद के किसी भी चर्चा और बिल पर वोट करने का अधिकार नहीं होगा। यह फैसला न ही इंदिरा गांधी को रास आया और न ही उनके समर्थकों को। यह कुछ ऐसा था कि वह पद पर तो बनी रहती, लेकिन उस पद की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट से नाउमीदी की हाथ लगने के बाद इंदिरा और आहत हुई और उन्हें अपनी सत्ता के जाने का डर सताने लगा। इंदिरा एक तरफ न्यायपालिका से टक्कर ले रही थी, तो उनके समानांतर राजनीतिक विरोधी सत्ता को गिराने के जुगाड़ में लगे हुए थे और एक तरफ महंगाई आसमान छू रही थी, तो दूसरी तरफ इंदिरा के गांधी के सत्ता के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था। इसके चलते अलग अलग राज्यों में सरकार विरोधी प्रदर्शन आग की तरफ फैल गई। उस वक्त जयप्रकाश नारायण ने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा और उनके कई फैसलों के लिए खतरनाक बताया। आपातकाल तो 25 जून 1975 को लगा था, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने 1974 से ही इंदिरा के खिलाफ सक्रिय थे। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के असल न्यूज जयप्रकाश नारायण जन्मभूमि बिहार में रखी गई, जब 18 मार्च 1974 के विधानसभा को घेरने की योजना बनी। इस दिन बिहार विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने वाली थी। राज्यपाल रामचंद्र डोडीबा भंडारे दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले थे। पटना के छात्र आंदोलनकारी की योजना राज्यपाल को विधानमंडल भवन में जाने से रोकने की थी, लेकिन प्रशासन राज्यपाल को किसी भी कीमत पर विधानमंडल भवन पहुंचने की कोशिश करा रहा था। हालांकि आंदोलनकारी राज्यपाल की गाड़ी के रोकने में कामयाब रहे। पुलिस ने आंदोलनकारी पर लाठियां बरसाई। पुलिस की इस बर्बर कार्रवाई में कई लोग जख्मी हो गए। उधर आंदोलन और भीड़ दोनों ही बेकाबू हो चुके थे। लोग बताते हैं कि इस घटना में कई छात्र मारे गए और आखिरकार जयप्रकाश नारायण आंदोलन की कमान संभालने के लिए तैयार हो गए। उस समय बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे। व्यापक पैमाने पर गफूर इस्तीफा की मांग होने लगी, लेकिन इंदिरा गांधी इसके लिए तैयार थी। हालांकि अप्रैल 1975 में गफूर को इस्तीफा देना पड़ा और जगन्नाथ मिश्रा नए मुख्यमंत्री बने। उधर गुजरात में बढ़ती महंगाई के चलते पहले ही सरकार विरोधी आंदोलन हो रहे थे।
दिसंबर 1973 के अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस बढ़ाने के खिलाफ छात्र खड़े हो गए। उनके बीच चिमन भाई पटेल की सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। इस आंदोलन का नवनिर्माण आंदोलन नाम दिया गया। देखते ही देखते मजदूर और सिविल सोसाइटी के लोग भी आंदोलन से जुड़ने लगे। आंदोलन को धार तेज के लिए गुजरात जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया गया। पुलिसिया लाठीचार्ज अब तक कई आंदोलनकारी मारे जा चुके थे। इंदिरा चाहती थी कि भले ही चिमन भाई पटेल इस्तीफा दे दे, लेकिन किसी भी तरह सत्ता का कमान कांग्रेस के पास रहे। इसलिए आनन फानन में 9 फरवरी 1974 को जयप्रकाश नारायण के गुजरात आने से 2 दिन पहले चिमन भाई पटेल से इस्तीफा दिलवा दिया गया और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। आंदोलनकारी इतने पर भी नहीं माने। मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण चुनाव करवाने की मांग करने लगे। इतिहासकार बिपिन चंद्र लिखते हैं कि गुजरात नाटक का आखिरी अभिनय मार्च 1975 को किया गया, जब मोरारजी देसाई के लगातार आंदोलन और अनशन का सामना करते हुए इंदिरा गांधी ने विधानसभा भंग कर दी और जून में चुनाव की घोषणा कर दी। एक तरफ बिहार और गुजरात आंदोलन में चल रहे थे और दूसरी तरफ समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस नेतृत्व में रेलवे के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। मई 1974 में 3 सप्ताह तक चली हड़ताल ने माल लोगों की आवाजाही को ठप कर दिया। ऐसे में इंदिरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर पहले किससे निपटा जाए। इन तमाम कथित कारणों के बाद आपको समझनी होगी कि एक तरफ इंदिरा गांधी न्यायपालिका से टकरा और दूसरी तरफ महंगाई और भ्रष्टाचारी का मुद्दा सरकार का पीछा नहीं छोड़ रही थी। बिहार और गुजरात समेत अलग अलग हिस्सों में पहले से ही सरकार के खिलाफ गुस्सा था। मार्च 1975 में गुजरात की सरकार कदम पीछे खींच चुकी थी और विधानसभा भी भंग हो चुकी थी। इन तमाम परिस्थितियों के अलावा 25 जून के एक पखवाड़े पहले ही इमरजेंसी के लक्षण प्रकट होने लगे थे। मैंने पहले ही बताया कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा की सांसदी चली गई, लेकिन उस दिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ। इंदिरा गांधी के लिए 2 दुखद घटनाएं घटी। एक तो यह उनकी करीबी सलाहकार दुर्गा प्रसाद घर पर हार्ट अटैक से मौत हो गई और दूसरी गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के हार का मौका देखना पड़ा। कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी जनता मोर्चे को भारी जीत मिली। अभी इंदिरा इन सदमों से उबरी भी नहीं थी कि ठीक 12 दिन बाद यानी 24 जून को सुप्रीम कोर्ट भी उनके लिए बुरी खबर आ गई। जब उनकी सांसदी पूरी तरीके से बहाल नहीं हो सकी तो इतना सब होने के बाद 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जो हुआ उसने कई सालों के जमा हुई बारूद की ढेर में दिल्ली का काम किया। 25 जून को जयप्रकाश नारायण ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ बड़ी रैलियां बुलाई। पूरे देश में घूम घूम कर खिलाफ सरकार के विरोध प्रदर्शन करने वाले जयप्रकाश नारायण ने अब प्रधानमंत्री आवास के सफरदन जंग में कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हुंकार भर रहे थे। जयप्रकाश नारायण ने सेना और पुलिस से आदेश न मानने की अपील कर रहे थे। उस दिन रामलीला मैदान का नज़ारा देखने लायक था। लाखों लाख तादाद में भीड़ जयप्रकाश नारायण को सुनने आए थे। उस जगह की एक साथ इतने लोग पहले कभी जुटे नहीं थे। यही वजह था कि जब जयप्रकाश नारायण बुलंद आवाज में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर पंक्तियां में पढ़े, सिंहासन खाली करो जनता आती है। राजनीति रूप से प्रेरित हड़ताल और विपक्ष नेताओं के पुलिस और सेना से आदेश न मानने का अपील इंदिरा को अप्रिय लगा। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान से जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा को खूब सुनाया था। एक तरह से जयप्रकाश नारायण ने जनता से लेकर सेना तक इंदिरा सरकार का प्रतिकार करने का आह्वान किया। लगातार घिर रही इंदिरा को इमरजेंसी के अलावा दूसरा रास्ता न दिखा। हालांकि 25 जून को भी इंदिरा तय नहीं कर पाई थी कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए। यह तय करने के लिए उन्होंने 25 जून की सुबह बंगाल के तत्काल मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे को फोन किया। उस दिन सिद्धार्थ दिल्ली में ही रुके हुए थे। इंदिरा ने उन्हें अपने आवास के एक सफरदंग रोड पर तुरंत बुलाया। असल में सिद्धार्थ संवैधानिक मामलों के जानकार इंदिरा की करीबी लोगों में से एक थे। इंदिरा सिद्धार्थ पर कितना भरोसा करती थी इसका अंदाजा इस बात पर लगाया जा सकता है कि उन्होंने अब तक अपने कानून मंत्री HR गोखले को कोई चर्चा नहीं की थी। इसलिए श्रीमती गांधी उनकी राय जानना चाहती थी। प्रणब मुखर्जी अपनी किताब द डेमोक्रेटिक टिकट में लिखते हैं, रे ने शाह कमीशन के सामने अपनी बयान में बताया कि जब वह पहुंचते तो इंदिरा ने उनसे कहा कि कई रिपोर्ट मिली है जिनमें कहा गया है कि देश की बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। सब तरह से अव्यवस्था फैली हुई है। विपक्ष सिर्फ आंदोलन पर उतारू है।
इस तरह विपक्ष की मांगों का कोई अंत नहीं। देश में कानून का राज नहीं रह गया। इस समय कोई बड़ा कदम उठाने की सख्त जरूरत है। इंदिरा को ऐसा महसूस हुआ कि जयप्रकाश नारायण योजना पूरे देश विरोधी प्रदर्शन की अपील कर समानांतर प्रशासन चलाने के उन्हें लगता था कि जयप्रकाश नारायण कोर्ट, पुलिस प्रशासन और सरकार बहिष्कार करने के लिए लोगों को राजी कर लेंगे। इंदिरा को यह भी शक था कि शायद अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की उनकी सरकार तख्ता पलट करना चाहता था। इंदिरा गांधी 1974 से जयप्रकाश नारायण पर आरोप लगाती रही कि उनके पीछे अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA का हाथ है, उनको फाइनेंस भी कर रहे हैं। अगर इतिहास को पन्नों को पलटने तो अमेरिका से लेकर यह डर बेवजह नहीं था। 1971 में भारत पाक युद्ध से ही एक महीने पहले यानी नवंबर में इंदिरा गांधी अमेरिका दौरे पर गई। उनकी यात्रा का मकसद था कि वह अमेरिका इस बात पर राजी कर लेने की वह पाकिस्तान को हथियार न भेजे, मगर प्रेसिडेंट निक्सन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसे इंदिरा को शक हुआ था, शायद अमेरिका भारत की मौजूदा सरकार के खिलाफ गतिविधियों कर रहा है। एक लंबी माथापच्ची के बाद सिद्धार्थ शंकर रे इंदिरा को सलाह दी कि राष्ट्रीय आपातकाल एकमात्र उपाय है। रे ने भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की राय दी। उन्हें इंदिरा को समझाया कि बाहरी और आंतरिक अव्यवस्था समय संविधान इमरजेंसी लगाने की छूट देता है। असल में दिसंबर 1971 से ही भारत पाकिस्तान युद्ध के चलते देश में आपातकाल लगा हुआ था, जो तब तक जारी था। ऐसे में रे ने उदाहरण देते हुए इंदिरा को समझाया कि कैसे युद्ध देश के लिए बड़ी खतरा है और जो देश के अंदर परिस्थितियों है वह एक आंतरिक खतरा है। इमरजेंसी को बहुत बाद एक साक्षात्कार में इंदिरा गांधी ने कबूल किया कि उन्हें लगता था कि भारत शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। इस शॉक ट्रीटमेंट की योजना 25 जून करीब 6 महीने पहले बन चुकी थी। इमरजेंसी के जांच के लिए जनता पार्टी के सरकार द्वारा गठित शाह कमीशन के सामने इंदिरा गांधी के खासमखास RK धवन ने बताया कि 8 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर ने ही इंदिरा को चिट्ठी आपातकाल की पूरी योजना भेजी थी। चिट्ठी के मुताबिक यह योजना तत्कालीन कानून मंत्री HR गोखले, कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ और बॉम्बे कांग्रेस के अध्यक्ष रजनी पटेल के साथ उनकी बैठक में बनी थी। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में संविधान का क्या कहना है उनको समझ लीजिए। अनुच्छेद 352 कहता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विरोध के कारण संपूर्ण भारत के किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था। इसलिए इंदिरा गांधी को सिद्धार्थ रे आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाने की सलाह दी। जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आए तब 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस किया गया। राष्ट्रीय आपात की घोषणा पूरे देश या सिर्फ इसके किसी भी एक भाग पर लागू हो सकती है। मिनर्वा मिल 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यही वजह है कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वापस इस पर लौटते हैं कि सिद्धार्थ रे सलाह के बाद क्या हुआ। उनकी सलाह के बाद इंदिरा गांधी तत्कालीन राष्ट्रीय फखरुद्दीन अली अहमद मिलने गई। उन्होंने बहुत ही जल्दी राष्ट्रपति को राजी कर लिया। 25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति द्वारा इमरजेंसी की दस्तावेज दस्तखत करने के लिए पूरे देश में आपातकाल लागू हो गया। दिलचस्प बात यह है कि केंद्र ने यह सब कुछ अपने कैबिनेट बताए ही बिना किया। उसी रात दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों के बिजली रात में ही काट दी गई। इंदिरा नहीं चाहती थी कि 25 जून को जयप्रकाश रैली की खबर पूरे देश में फैले। पहले इसलिए अखबारों के दफ्तरों को बिजली काट दी गई कि उस रात का एक तरफ इंदिरा गांधी इमरजेंसी पर मंथन कर रही थी तो दूसरी तरफ उनके बेटे संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों को लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तारी किया जाना था। आपातकाल ऐलान के साथ सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। अभिव्यक्ति आज़ादी छीनी ही लोगों के पास जीवन का अधिकार नहीं रह गया। 25 जून के रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां का दौर शुरू हो गई। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव आदि बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां की जेलों में जगह नहीं बची। कहा जाता है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा कानून और डिफेंस ऑफ
इंडिया एक्ट के तहत करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। 26 जून सुबह के 6 बजे एक अकबर रोड पर इंदिरा गांधी के ऑफिस में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सभी मंत्रियों का इमरजेंसी की घोषणा बारे में बताया गया। वहां मौजूद किसी भी मंत्री ने इमरजेंसी का विरोध नहीं किया। मीटिंग में सन्नाटा छाया था और पूरे समय कोई चर्चा नहीं। पूरी मीटिंग में सिर्फ 30 मिनट में ही खत्म हो गया। 18 जनवरी 1977 को राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी और सरकार ने मार्च में चुनाव कराने का ऐलान किया। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया और 23 मार्च आपातकाल समाप्ति की घोषणा कर दी गई। उसी महीने छठा लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और जनता पार्टी भारी बहुमत में सत्ता में आ गई। संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर 153 सिमट गई। इतिहास में पहली बार केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। इंदिरा गांधी और संजय गांधी चुनाव हार गए। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एक भी सीट नहीं मिली। लोकतंत्र काला अध्याय 21 महीनों के बाद समाप्त हो चुका था। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।